चलिए, पिछली क्लास में हम लोग बातचीत कर रहे थे, आपको इतिहास के बारे में बता रहे थे। एक इतिहास का हम लोगों ने एक कैलेंडर बनाया था और बताया कि उसी के अकॉर्डिंग हम लोग एक-एक करके चलते हैं और बताया था कि कैसे हमारा इतिहास शुरू हुआ, पहले इंसान का विकास कैसे हुआ, फिर इंडस वैली, फिर वैदिक, उत्तर वैदिक, फिर उसके बाद मगध साम्राज्य शुरू होता है, उसके बाद फिर मौर्य आते हैं और फिर उसके बाद बताया था कि छोटे-छोटे टुकड़े भारत के होते हैं जिसमें विदेशी प्रभाव भारत पर बहुत ज़्यादा रहता है। पहली शताब्दी ईसा पूर्व से लेके लगभग गुप्त काल तक यही हालत रहती है और इसमें बताया था कि सबसे ज़्यादा जो असर रहता है वो यूनानियों का असर भारत पे था, हमारे कल्चर पे, हमारी इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा असर था। फिर से एक जो बड़ा साम्राज्य खड़ा हुआ वो गुप्तों ने किया। गुप्त साम्राज्य एक बहुत बड़ा साम्राज्य था जिसकी स्थापना श्रीगुप्त ने की थी और बताया था कि इसका समय काल कब से कब तक था, 319 से 550 तक था। तो गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की जरूर थी, लेकिन बड़ा राजा नहीं था। पहला बड़ा राजा जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की वो था चंद्रगुप्त प्रथम, और बताया था कि अब के राजा बड़ी बड़ी टाइटल्स लेने लगे थे। उसके बाद फिर समुद्रगुप्त, इसी के समय प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई थी जो इनके राजकवि थे हरिशेन ने लिखी थी। इसके बाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, विक्रमादित्य आपको बताया था कि अपने वंश के सबसे प्रतापी सम्राट थे और इन्हीं के समय में नवरत्न हुआ करते थे और नवरत्न में प्रमुख थे कालिदास। और कालिदास का ही महत्व अकेले इतना ज़्यादा था कि जो कालिदास की जो कर्मभूमि थी, जन्मभूमि थी उज्जैन, उज्जैन को गुप्तों की सांस्कृतिक राजधानी माना गया, या अभी भी कुछ इतिहासकारों का कहना है कि उज्जैन गुप्तों की दूसरी राजधानी बन गई थी, केवल कालिदास का महत्व इतना ज़्यादा था। इसके बाद बताया कि कुमारगुप्त के समय में एक विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी नालंदा, और फिर स्कंदगुप्त के समय हुड़ों का हमला हुआ और उन्हीं हुड़ों के हमलों ने धीरे धीरे करके गुप्तों का पतन कर दिया। गुप्तों के पतन में बताया कि सबसे बड़ी भूमिका किसकी थी, हुड़ों के हमले की थी, जो जनजातीय आक्रमण हुआ। इसके बाद फिर आपको बताया था कि पतन होना शुरू हुआ, कई सारे छोटे छोटे राजा हुए, बीच में एक भानुगुप्त का भी उल्लेख किया था जिसके समय एरण अभिलेख मिलता है जो सती का पहला अभिलेखी साक्ष्य में बताता है। इसके बाद बताया कि गुप्त काल हमारे भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है, गोल्डन पीरियड। तो किसी भी काल को स्वर्ण काल कहा जाए तो उसके लिए एक प्रॉपर रीजन होना चाहिए। तो ये जो गुप्त काल था एक चहुमुखी विकास का एक काल था, ओवरऑल ग्रोथ, बड़े बड़े राजा थे, सम्राट थे, लंबे समय तक शांति व्यवस्था कायम रखी और जो अलग अलग क्षेत्रों में विकास का कार्य हुआ, आर्थिक समृद्धि आई। और इस काल में बताया था कई सारी चीज़ें भारत में नई नई होनी शुरू हुई थी और सबसे खास बात आपको बताया कि मंदिरों का निर्माण हुआ। सबसे पहले मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था, गुप्त काल में। और कुछ गुप्त काल के शुरुआती मंदिर आपको बताए थे जिसमें देवगढ़ का दशावतार मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, नचना कुठार का पार्वती मंदिर, जैसे ढेर सारे मंदिर थे। तो शुरुआती यहाँ तक आपको बता दिया था। तो जो शुरुआती मंदिर बने गुप्त काल में बहुत छोटे और सिंपल थे। इवन जो शुरुआती मंदिर थे इनके, जो सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर वगैरह है, तो वो ईंटों के बने हुए हैं और उनकी छतें शुरुआत में बहुत सपाट होती थी। तो जब इन्होंने मंदिरों का कॉन्सेप्ट शुरू किया कि मंदिर देवता का एक घर होना चाहिए, तो पहले मंदिरों की छतें सपाट होती थी। फिर बाद में क्या किया गया कि क्योंकि देवता का घर दूर से दिखाई दे तो उसमें शिखर बनाने शुरू कर दी। फिर और नई नई उसमें कलाकृतियां जोड़ते गए और मंदिर निर्माण की शैलियों का विकास किया गया कि जहाँ देवता रहेंगे, जो देवता का कमरा होगा उसको गर्भगृह कहा जाएगा। फिर इस देवता के कमरे के जो चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए वो लगाते हैं ना चक्कर, प्रदक्षिणा पथ बनाए जाने लगा। फिर मुख्य देवता के सामने यज्ञ हवन वगैरह करने के लिए अलग से मंडपम बनाया गया। देवता का जहाँ कमरा होगा उसके सामने लंबा सा एक जगह होगा, कॉरिडोर टाइप से, कि जहाँ पर हवन वगैरह किया जा सके। फिर मंदिर में एंट्री करने के लिए बड़े बड़े एंट्री गेट बनाए गए जिसको तोरण द्वार कहा जाता था। तो ये जो तोरण द्वार था, गर्भगृह था, प्रदक्षिणा पथ था, शिखर को नई नई श्रृंखलाएं शुरू हुई। ये सब गुप्तों के बाद ये सब परंपराएं बढ़ने लगी। और जब राजपूत काल आता है तो उस समय मंदिर निर्माण की 3 शैलियों का विकास हुआ अलग अलग क्षेत्रों में। हालांकि गुप्त काल में ऐसा नहीं था, लिख लीजिए। बाद के दौर में मंदिर निर्माण की 3 शैलियों का विकास हुआ। मंदिर निर्माण की 3 शैलियों का विकास हुआ जिसमें सबसे पहली थी नागर शैली, नागरा स्टाइल। तो सबसे पहले मंदिर निर्माण की शैली कौन सी हम लोग देखते हैं, नागर शैली, नागरा स्टाइल। ये जो नागर शैली थी ये उत्तर भारत में मंदिर थे। नागर शैली के मंदिर कहाँ पर थे, उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया। दूसरा लिख सकते हैं बेसर शैली। तो जो बेसर शैली है, इस बेसर शैली के मंदिर जो बनाए गए वो मध्य भारत में बनाए गए, सेंट्रल इंडिया में।
और तीसरी जो शैली विकसित हुई वो थी द्रविड़ शैली। कौन सी शैली विकसित हुई? द्रविड़ शैली। तो जो द्रविड़ शैली के मंदिर थे ये दक्षिण भारत में थे। कहाँ पर थे? दक्षिण भारत में थे। तो नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली, ये तीन मंदिर निर्माण की शैलियाँ विकसित होती हैं। हालांकि गुप्त काल के जो मंदिर हैं, ध्यान रखेंगे गुप्त काल के सब मंदिर उत्तर भारत में ही है। तो अगर पूछा जाए गुप्त काल के मंदिर किस शैली में बने हुए हैं, तो नागर शैली में। और इन्होंने मंदिर से अगर कोई सवाल पूछा जाए कि फला मंदिर किस शैली में है, तो केवल किस क्षेत्र में है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। कि दक्षिण का आपसे मदुरै का मीनाक्षी मंदिर पूछा जाए तो किस शैली में होगा? द्रविड़ शैली में होगा। या उड़ीसा का लिंगराज मंदिर है वो बेसर शैली में हो जाएगा। या पूछ दिया जाए कि बनारस का काशी विश्वनाथ मंदिर किस शैली में बना हुआ है, तो नागर शैली में हो गया। ठीक है, तो जिस क्षेत्र में, एरिया में अगर वो मंदिर है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस टाइप के वो मंदिर होंगे। और गुप्त काल के ज्यादातर मंदिर, सारे मंदिर किस शैली में है? नागर शैली में बने हुए हैं। ठीक है, सबके सब। हालांकि ये जो शैलियां बाद में विकसित हुई, ये सब थोड़ी सी बाद में विकसित हुई, गुप्त काल में बिल्कुल सिंपल और साधारण थे। इसी काल में हमारे भारत का जो धर्म था, जो देवी देवता थे, देवी देवता का मतलब कि जैसे ऋग्वैदिक काल में हम लोग देखते हैं कि जो ऋग्वैदिक कालीन धर्म था बिल्कुल सिंपल था, बताया था कि बिल्कुल प्रैक्टिकल लोग हुआ करते थे। और ऐसा जो धर्म था कि जिसमें ये लोग बिल्कुल नेचुरल प्राकृतिक देवी देवताओं की पूजा करते थे, कोई सिंह पूंछ वाले देवी देवता नहीं थे। उत्तर वैदिक काल जब शुरू हुआ, जब बताया कि लोहे का इस्तेमाल इन्होंने प्रमुखता से शुरू किया, आर्यों और अनार्यों का संघर्ष शुरू हुआ, तो धीरे धीरे करके देवी देवताओं का भी विकास काल वहीं से शुरू होता है। और ढेर सारे नए नए देवी देवताओं का उभार हमें दिखाई देता है। ढेर सारे देवी देवता हमें दिखाई देते हैं। ढेर सारे देवी देवता दिखाने का मतलब है कि उसमें अब कॉम्प्लिकेशन आने लगे थे, जटिलताएं। क्योंकि अब जो हमारा कल्चर था वो मिक्स होने लगा था। कल्चर का क्या होने लगा? मिक्सअप होने लगा। मिक्सअप का मतलब कि जैसे आप किसी नए मोहल्ले में आप जाइए, कहीं भी नए मोहल्ले में जब रहना शुरू करेंगे तो देखेंगे हर मोहल्ले में लोकल देवी देवता होते हैं ना। कोई डी बाबा होंगे, तो कोई चौरा माई होंगे, तो कोई मुड़ कटवा बाबा होंगे, तो पैर कटवा बाबा होंगे, खूब ढेर सारे देवी देवता आपको दिखाई देंगे। तो शुरुआत में आप देखते तो भाव ही नहीं थे, कैसा अजीब अजीब से देवी ने, पत्थर कहीं भी रख देते बोलते फलाना देवता है। तो शुरुआत में हम भाव ही नहीं देते कि कैसे अजीब अजीब से देवता बना रखे हैं। लेकिन बाद में रहते 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 साल 6 महीना रह जाते हैं तो आपको लगता है कि चलो लोकल देवी देवता पूजा पाठ कर ही लेते हैं, होली दिवाली जाके दिया हुआ जलाना शुरू कर देते हैं। 5 साल रह जाते हैं तो उस देवता को बिल्कुल आप आत्मसात कर लेते हैं, उनको अपने साथ जोड़ लेते हैं और अपने हिसाब से उनको डील करना शुरू कर देते हैं। जैसे आप देखिए किसी एक कॉलोनी, नई कॉलोनी अगर बसी हो, उसमें किसी एक देवता का मकान, किसी एक देवता का मंदिर हो, और उस देवता की पूजा 20 परिवारों के लोग जाके कर रहे हो, तो एक ही देवता की पूजा 20 तरीके से करेंगे। एक वहाँ का लोकल कल्चर और एक थोड़ा सा अपना ट्विस्ट जरूर डाल देते हैं, तो फिर तो नई नई चीजें विकसित होने लगती हैं। तो यही इस काल में हुआ कि शुरुआती ऋग्वैदिक आर्य की जो बताए थे, ऋग्वैदिक आर्य जो लोग थे बिल्कुल प्रैक्टिकल थे, बिल्कुल नेचुरल, बताए थे प्रकृति की पूजक थे वो लोग। जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़े, बताया था जंगल काटते चले गए, आगे बढ़ते चले गए, तो इनका अनार्यों से संघर्ष हुआ, जो जंगली जनजातियां थे। तो जब आर्य अनार्य संघर्ष हुआ तो उसमें पहले तो संघर्ष हुआ, फिर बाद में धीरे धीरे कल्चर मिक्सअप हुआ, फिर ये लोग मिलते चले गए। कि जैसे आप जंगल में जाएंगे तो जंगली आदमी ही किस चीज़ की पूजा करेगा? जानवर की ही पूजा करेगा। कोई भयानक देवी देवता नहीं, जादू टोना जंगलों में खूब करते, खूब अंधविश्वास होता है। अब जंगली मान लीजिए किसी बंदर की पूजा कर रहे हैं तो शुरुआत में इस भाव नहीं दिया क्या अंदर बंदर की पूजा की जाए, लेकिन बाद में रहते 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 चलो इनको भी अपना बना लेते। लेकिन कुछ आर्य टाइप से नहीं लग रहे तो बढ़िया से तो गदा पकड़ा रही है, तो हो गया हनुमान जी बढ़िया से कि थोड़ा सा आर्यों का कल्चर थोड़ा सा अनार्यों का कल्चर मिश्रित हो गया। कि जंगल में गए तो भयानक से मुंह फाड़े हुए कोई शेर की सवारी करते हुए, खून टपकाते हुए, नरमुंडों की माला पहने हुए कोई भयंकर से देवी दिखाई दी, तो देखते ही आदमी डर जाएगा, इतना खून टपक रहा है, डर जाएगा आदमी। लेकिन धीरे धीरे करके उनको भी अपना लिया, थोड़ा ठीक ठाक करके अपना बढ़िया से मेकअप वकअप करके व्यवस्था ठीक ठाक कर दी। तो उसमें पता चला कि नई नई देवियों का रूप उसमें आना शुरू हो गया। फिर पता चला कि उसमें वो त्रिशूल पकड़ाना शुरू कर दिया, तो तलवार पकड़ाना शुरू कर दिया, तो गदा पकड़ाना शुरू कर दिया। अब उसमें एक एक हाथ जोड़ते 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 देवी के इतने हाथ सबों ने जोड़ दिए कि उसकी गिनती करना मुश्किल हो जाता है कभी कभी। कि 8 हाथ थे, कि कोई कहता है 8 है, कोई कहता है 9 है, कोई कहता है 13 है, कोई कहता है 18 है। वो सब अपने हिसाब से ये एडजस्ट करते चले गए। जैसे अब दुर्गा पूजा जब आएगा, सितंबर अक्टूबर में होता है, तो आप देखेंगे कि दुर्गा पूजा के जो पंडाल सजाते हैं तो उसमें आप देखेंगे खूब ढेर सारे हाथ वो लगाते हैं। और अब कई जगह मूर्तियां आप देखेंगे कि जिसमें अब मूर्तियों में लैपटॉप और मोबाइल तक पकड़ाना शुरू कर दिया है देवियों को, ये होने लगा है। तो ये क्या दिख रहा है? कल्चर अब धीरे धीरे करके वो अपडेट होना शुरू हो रहा है। तो ये सब क्या दिखता है? ये सब मिक्सअप। सभ्यता क्या हो रही है? मिल रही। कल्चर अब क्या हो रहा है? मिल रहा है। ठीक।
तो ये सब धीरे धीरे कल्चर का क्या दिखाई देता है, मिक्सअप दिखाई देता है। तो वही था कि कुछ आर्यों का कल्चर, कुछ अनार्यों का कल्चर, वो सब क्या हुआ, मिक्स हुआ। और मिक्स होते 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 इतना कॉम्प्लिकेटेड हुआ कि गुप्त काल तक आते आते पूरा जो धर्म था हमारा, जितना जटिल था होना था वो सब हो चुका था। तो जितने भी हमारे देवी देवताओं का कल्चर अब हम लोग देखते हैं उसमें ज़्यादातर गुप्त काल तक आके पूरे हो चुके थे। और यहाँ पर हमारा जो त्रिदेव का कल्चर था, जैसे ऋग्वेद में कहीं ब्रह्मा विष्णु महेश का कोई उल्लेख नहीं, कहीं नहीं। जो त्रिदेव का कल्चर हम लोग देखते हैं गुप्त काल में ही आके पूरा होता है। और फिर इसके बाद चीज़ें और जटिल हो गई कि जैसे आपने सुना होगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश में भी शिव हैं, तो शिव के साथ फिर अर्धनारीश्वर का कॉन्सेप्ट आने लगा कि आधा पुरुष और आधा महिला। देख रहे हैं कि में कई फोटो आप देखते हैं ना, अर्धनारीश्वर कल्चर आने लगा। फिर उनके आने वाली पीढ़ियां बढ़ने लगी, गणेश पूजा होने लगी या कार्तिकेय की पूजा हो रही, तो उनकी भी संतानों को भी क्या किया गया, आगे बढ़ाया गया। तो ये सब कल्चर का क्या दिखाई देता है, मिक्सअप, कॉम्प्लिकेशन था हमारी सोसाइटी का। तो ये सब गुप्त काल तक ही आके सारी चीजें पूरी। तो सोचिए, जहां पर दुनिया जिन चीजों से डरती है, जिन जानवरों से, हमारे यहाँ गुप्त काल तक आते आते उन चीजों की पूजा करा दी गई थी। अब शिव मंदिर में जाएंगे तो लोग सांप की भी पूजा कर देते हैं, सांप की भी आरती उतार देते हैं। या आप जाएंगे दुर्गा मंदिर में तो लोग शेर की भी आरती उतार दे देंगे। आप गणेश मंदिर में जाएंगे तो चूहे को भी लोग आरती में लड्डू खिलाना शुरू कर देते हैं। ठीक। तो जैसे विष्णु के आपने अवतार सुने, कच्छप अवतार, तो कूर्मा अवतार, तो वारा अवतार, ढेर सारे अवतार। तो ये पूरा दिखाता है कि कैसे नेचर से ये लोग क्या हो रहे थे, जुड़ रहे थे, सारी चीजें जोड़ के रख दी गई थी। तो ये सब गुप्त काल में हमारा पूरा जो कॉम्प्लिकेटेड जो रिलीजन, धर्म हमारा क्या है, जैसे बताया था कि धर्म हमारा बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, जटिल। तो ये जटिलताएं हमें सबसे ज्यादा कहाँ दिखाई देते हैं, गुप्त काल तक दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। ठीक। यानी जो धर्म का जो तामझाम हम देखते हैं, ये इस काल में हमारे पूरा हो चुका था। दूसरा, इस काल में जो हमारी सोसाइटी थी, समाज था, समाज भी आके पूरा होता है। और बिल्कुल मेच्योर जो सोसाइटी जिसको बोलते हैं, यहाँ पर कंप्लीट हो चुका था। जैसे ऋग्वैदिक काल में हम लोग पढ़ते हैं कि वहाँ का समाज बिल्कुल सिंपल था, बताया था कि जाति वगैरह अस्तित्व में नहीं थी, वहाँ वर्ण व्यवस्था चलती थी। और उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, जाति उभरनी शुरू हुई, जातियों से फिर उपजातियाँ बनी, जिसमें आपको बताया था कि अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, फिर नई नई उपजातियाँ बनने लगी। तो ये जो पूरी जातियों से उपजातियाँ बनी, ये सब गुप्त काल तक आके आके सारी पूरी हो चुकी थी। और इस काल में हमारी जाति व्यवस्था में एक नई जाति का उद्भव हुआ। पहले हालांकि वर्ण, पहले वर्ण बनता है, वही वर्ण किसमें कन्वर्ट हो गया, जाति में। एक वर्ण आपने सुना होगा, कायस्थ। कायस्थ होते हैं ना, श्रीवास्तव जी, सिन्हा जी, मुंशी जी टाइप के लोग जो हिसाब किताब करते थे, मुनि वाला वर्ग था। तो ये जो कायस्थ वर्ग है, इस कायस्थ वर्ग का जो उद्भव था, ये गुप्त काल का माना जाता है। इस समय एक उपनिषद मिलता है जहाँ पर कायस्थों का सबसे पहला उल्लेख मिलता है। उस उपनिषद का नाम आप चाहे तो लिख सकते हैं, लिख लीजिए, ज्वालोपनिषद। ज्वालोपनिषद, ज्वालोपनिषद। तो जो ज्वालोपनिषद है, इसमें किसका पहला उल्लेख मिलता है, कायस्थों का उल्लेख मिलता है। और इस ज्वालोपनिषद जो कायस्थों का उल्लेख मिलना शुरू होता है, तो इसमें जो कायस्थ वर्ग हमें दिखाई पड़ता है, तो पहले जो कायस्थ था एक वर्ग के रूप में उभरा, फिर किस में बदल गया, जाति में। तो ये जो कायस्थ थे, कायस्थ जैसे बताया ना कि जो मुनिबी वाला वर्ग होता था, हिसाब किताब करते थे, अकाउंटिंग वगैरह काम बढ़िया कर लेते थे। तो ये पढ़ाई लिखाई में बड़े तेज हुआ करते थे, गणित वगैरह में बड़े तेज हुआ करते थे। और उस समय तक हमारी जो शिक्षा व्यवस्था थी, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था, उस एजुकेशन सिस्टम पर जो पूरा कंट्रोल था, पूरा नियंत्रण था, वो ब्राह्मणों का हुआ करता था। ब्राह्मण मोनोपोली हुआ करते थे, ब्राह्मणों का एक अधिकार था। तो कायस्थ जो नया नया उभर रहा था, ये शिक्षा में उभर रहा था, और इससे चैलेंज मिला किसको, ब्राह्मणों को। तो ब्राह्मणों को लगा कि कहीं ये कायस्थ हमको रिप्लेस न कर दे, तो ब्राह्मणों ने कायस्थों को दबाने की कोशिश की। तो शुरुआत में ब्राह्मणों और कायस्थों में बड़ा जबरदस्त क्लैश हुआ, संघर्ष हुआ। हालांकि इस संघर्ष में शुरुआती दौर में भारी पड़े ब्राह्मण, क्योंकि जो व्यवस्थाकार लोग हुआ करते थे, जो व्यवस्था बनाने वाले सामाजिक जो व्यवस्थाकार थे, वो सारे के सारे क्या होते थे, ब्राह्मण होते थे। तो उनको लगा कि कहीं ये कायस्थ हमको रिप्लेस न कर दे। तो इस डर के मारे ब्राह्मणों ने क्या किया, उन कायस्थों को उठा के शूद्रों की श्रेणी में डाल दिया कि बेटा हमको रिप्लेस करोगे, तुमको तो शूद्र बना के छोड़ेंगे। तो पहले उन सबों को दबा के कहाँ कर दिया, शूद्रों की श्रेणी में। लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे कायस्थ अपने आप को अपग्रेड करते, क्योंकि इस कायस्थ वर्ग का जो संपर्क था, वो हमारे समाज के सबसे ऊपर की क्लास से था। जैसे खजांची किसके पास बैठेगा, राजा के पास बैठ के हिसाब किताब बताएगा। मुनीम किसके पास बैठेंगे, सेठ के पास। अमीरों संपर्क था इनका। तो उस संपर्क की वजह से इन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया। भाई खजांची राजा साहब को हिसाब देगा तो बताएगा नहीं, बताइए इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, इस सबको बता शूद्र बना के छोड़े।
तो धीरे धीरे करके इन सबों ने अपने आप को अपग्रेड किया और ये वैश्यों की श्रेणी तक आए। तो शुरुआत से ही ब्राह्मणों और कायस्थों में बड़ा जबरदस्त क्या रहा था, संघर्ष रहा था, क्लैश था। अगर आप ब्राह्मण है या कायस्थ है, आपके किसी ब्राह्मण या कायस्थ से दोस्ती समझिए बिल्कुल मतलबी दोस्ती। नेचुरली ब्राह्मण और कायस्थ एक दूसरे के बिल्कुल क्या है, कट्टर शत्रु होते हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें हमें किस काल में दिखाई देती है, गुप्त काल में। और भी बहुत सारी चीजें थी इस काल में, कि इस काल में जो कला संस्कृति है, कि जैसे बताया कि जब मंदिर बने तो मूर्तियां विकसित हुई, और मूर्ति कला का भी बहुत अद्भुत विकास देखा जाता है। और इस काल की जो सबसे बेहतरीन मूर्ति हमें दिखाई देती है कि महात्मा बुद्ध की सारनाथ में एक मूर्ति बनी हुई है। सारनाथ म्यूजियम में जाएंगे आप तो वहाँ पर अंदर एक मूर्ति रखी हुई है। वो जो मूर्ति महात्मा बुद्ध की बनी हुई है, वो पूरे विश्व में बुद्ध की सबसे बेहतरीन मूर्ति मानी जाती है। वैसे बुद्ध की मूर्ति कभी नहीं बनी। वो जो सारनाथ की बुद्ध वाली जो मूर्ति है, वो गुप्त काल की मानी जाती है। तो इस काल में मूर्ति कला ये अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। अजंता एलोरा की गुफाएं आपने सुनी होगी, जहाँ से पेंटिंग के अच्छे एविडेंस मिलते हैं। तो अजंता एलोरा की गुफाओं में ज़्यादातर अजंता के खासतौर पर चित्र वो गुप्त काल के मिलते हैं। तो चाहे कला हो, चाहे स्थापत्य हो, चाहे मूर्ति कला हो, हर एक क्षेत्र में विकास हुआ। और इस गुप्त काल में सबसे ज़्यादा जो विकास हुआ था, वो हुआ था लिटरेचर में, साहित्य में। जितना साहित्य में भी, स्पेशली संस्कृत, जितना संस्कृत साहित्य गुप्त काल में लिखा गया, उतना भारत में कभी नहीं लिखा गया, और उतना बेहतरीन तो कभी लिखा ही नहीं गया। कई सारे इतिहासकार केवल गुप्त काल को संस्कृत साहित्य के आधार पर स्वर्णकाल मानते हैं, कि ये बाकी चीजों में तो नहीं, लेकिन संस्कृत साहित्य में सही में स्वर्णकाल माना गया। तो जितना ज्यादा लिखा गया, कुछ चाहे तो गुप्तकालीन संस्कृत साहित्य लिख लीजिए, कुछ किताबों के नाम संस्कृत में जो लिखे गए इस काल में और इसके आसपास के काल में। जैसे लिखे पंचतंत्र। तो पंचतंत्र के लेखक कौन थे? विष्णु शर्मा। तो विष्णु शर्मा ने लिखी कौन सी किताब? पंचतंत्र। फिर लिखिए अमरकोश। अमरकोश, तो अमरकोश की रचना किसने की? अमर सिंह ने की। अमरकोश एक तरीके से शब्दकोश है। किसने रचना की इसकी? अमर सिंह ने रचना की थी इसकी। इसके अलावा लिखिए दश कुमार चरित। दश कुमार चरित। दश कुमार चरित ये दंडी की रचना है। किसकी रचना है? दंडी की रचना है। काव्यादर्श। काव्यादर्श, तो काव्यादर्श किस? काव्यादर्श, तो काव्यादर्श भी किसकी रचना है? दंडी की रचना है। काव्यादर्श, ठीक। इसके अलावा लिखिए मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम ये शूद्रक की रचना है। शूद्रक। और बता दें, मृच्छकटिकम ही इस काल की ऐसी पुस्तक है जिसमें गरीब लोगों का वर्णन किया गया है। नहीं तो सारी कहानियां राजा रानी बड़े बड़े लोगों की है। मृच्छकटिकम का जो नायक था वो गरीब ब्राह्मण था। ठीक, चलिए इसके अलावा लिख लीजिए मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस, तो जो मुद्रा राक्षस है ये विशाख दत्त की रचना है। विशाख दत्त। तो मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाख दत्त की रचना है। देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम, तो देवी चंद्रगुप्तम ये भी विशाख दत्त की रचना है। विशाख दत्त। पंच सिद्धांतिका। पंच सिद्धांतिका। वाराह मिहिर। वाराह मिहिर। वाराह मिहिर, ये पंच सिद्धांतिका ज्योतिष पर उन्होंने ज्योतिष शास्त्र में लिखी थी। इसी में बताया था कि जो 5 सिद्धांत हैं ज्योतिष के, वो वाराह मिहिर ने बताए थे। ठीक। लीलावती। लीलावती, लीलावती मैथमेटिक्स की पुस्तक है, भास्कराचार्य की पुस्तक है। भास्कराचार्य। लीलावती। लीलावती,
लीलावती किस विषय की किताब है? गणित की पुस्तक है, मैथमेटिक्स की किताब है। ठीक है, भास्कराचार्य ने लिखी थी इसको। बीज गणित स्पेशल अलजेब्रा जिसको बोलते हैं ना, वो बीज गणित के बारे में बताया गया है इसमें। ठीक, तो और भी कई सारी बात की भी रचनाएं हैं। ठीक है, ढेर सारी हैं। फिर इसमें आप कालिदास के जोड़ लेंगे 6-7 और लंबा हो जाएगा लिस्ट। ठीक, तो बहुत सारी किताबें लिखी गई। तो जितना संस्कृत लिटरेचर इस काल में लिखा गया, भारत में कभी नहीं लिखा गया। और सबसे खास बात कि जो हमारे दोनों सबसे बड़े बड़े महाकाव्य हैं, हमारे दोनों सबसे बड़े महाकाव्य कौन से? रामायण और महाभारत। तो रामायण और महाभारत का भी रचना काल गुप्त काल में ही आके पूरा हुआ माना जाता है। गुप्त काल में ही ये क्या हुआ, कंप्लीट हो गया था। क्योंकि रामायण और महाभारत जो लिखी गई, तो ध्यान रखिएगा, रामायण और महाभारत कोई साल 2 साल में नहीं लिखी गई। इसका जो विकास ऐतिहासिक रूप से हम लोग देखते हैं कि ये 1st सेंचुरी BC, पहली शताब्दी ईसा पूर्व से लिखना शुरू हुआ और 550 तक लगभग गुप्त काल तक आते आते पूरा हुआ। ये पूरा विकास का काल दिखाता है। जैसे महाभारत है, तो महाभारत को पहले महाभारत नहीं कहा जाता था, उसको पहले क्या कहा जाता था? जय संहिता। क्या कहा जाता था? जय संहिता। जय संहिता में कुछ 100 श्लोक थे, फिर वो बढ़ के भारत हुए, फिर उसमें कुछ हजार श्लोक जुड़े तो वो भारत हुआ, फिर और कुछ श्लोक जुड़े तो फिर वो क्या हो गया? महाभारत, जिसमें 1 लाख के आसपास श्लोक है। तो महाभारत को पहले क्या नाम था? जय संहिता से भारत, भारत से फिर महाभारत। तो ये विकास का क्रम दिखाता है। ध्यान रखेंगे, रामायण और महाभारत पूरा लगभग 300-400 साल लगे इनको लिखने में, ये 1-2 साल की रचनाएं नहीं है। ये जो रामायण और महाभारत आप देखते हैं, तो इसमें अलग अलग चीज़ें जोड़ी गई हैं, अलग अलग कहानियाँ। जैसे जैसे सोसाइटी हमारी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही थी, जैसे रामायण और महाभारत की कहानियों से आपको किस बात की शिक्षा मिलती है? ये आपको क्या सिखाते हैं? धर्म सिखाते हैं। रामायण महा धर्म की स्थापना। हाँ, रामायण और महाभारत हमें जीवन जीना सिखाते हैं, हमारा जीवन कैसा हो। हमारे जीवन के जितने भी पक्ष हैं, जितने भी पहलू हैं, ये सब इन रामायण महाभारत की कहानियों में आपको मिल जाएंगे। कि एक अच्छा भाई कैसा हो, पिता कैसा हो, पुत्र कैसा हो, मंत्री, राजा, युद्ध, शत्रु, युद्ध, मित्र, सबके बारे में। तो समाज जो कॉम्प्लिकेटेड हमारा होता है, जटिल समाज होता है, तो इस जटिल समाज में सबको लेके चलते हुए हमारी सोसाइटी कैसे आगे बढ़े, ये हमें सिखाती है कौन? रामायण और महाभारत। तो आपके जीवन के जितने भी पहलू हैं, ये सब रामायण महाभारत की कहानियों में आपको प्राप्त होते हैं। ठीक, एक अच्छा पुत्र कैसा हो, पिता कैसा हो, ये पूरा आपका जीवन है। कि समाज में केवल अच्छी चीजें नहीं होती, खराब चीजें भी होती हैं। उन सबको लेके हमारा समाज कैसे आगे बढ़ेगा? जैसे समाज में आप देखेंगे कि केवल अच्छे लोग तो है नहीं, सारे तरीके के लोग हैं। तो ऐसा थोड़ी कि समाज छूट जाएगा, सब चलेगा उसी कि अगर रावण नाम का कोई बहुत खराब कैरेक्टर लिखा गया है, तो उसके अंदर भी कुछ अच्छी बातें डाल दी गई कि पूजा पाठ करता है, भक्ति दिखाता है। या राम नाम का कोई बहुत अच्छा कैरेक्टर है, तो उनके अंदर भी कुछ कमजोरियां डाल दी गई। तो अच्छे के अंदर बुरी, बुरे के अंदर अच्छी, सबको ले के कैसे हमारी सोसाइटी आगे बढ़ती है। सब कुछ है सोसाइटी में, ना कोई एकदम अच्छा है, ना कोई एकदम बुरा है, सब अपने अपने जगह चलते हैं। तो कैसे इन सारी चीज़ों को लेके हमारा समाज आगे बढ़े, ये कौन सिखाता है? रामायण और महाभारत की कहानियां हमें सिखाती है। ठीक, तो ये सब जो दिखाते हैं, तो इससे पता चलता है कि ये बहुत समृद्ध काल था। और इस काल की जो सबसे बड़ी विशेषता हम लोग देखते हैं कि इस काल के जो लोग थे, उनकी सोच बहुत प्रोग्रेसिव थी। प्रोग्रेसिव का मतलब कि ये अपने समय से आगे जाके सोचते थे। अपने समय से आगे जाके सोचने का मतलब है कि जैसे आज के दौर में आप बात करेंगे, अपने आसपास जो बुढ़े लोग होते हैं ना, दादाजी नानाजी टाइप के, उनकी उम्र के लोग, तो आप बुढ़े लोगों के पास बैठिए, 5 मिनट आप उनसे बात कीजिए, 6वें मिनट वो अपने ज़माने में पहुंच जाएंगे। हमारा ज़माना बड़ा अच्छा था। वो बताएंगे कि 14 किलोमीटर स्कूल था, दौड़ वहाँ ऐसे पैदल चल के जाते थे। 30 किलोमीटर दूर अस्पताल था, नंगे पाँव चला करते थे। अब शादी हुई तब पहली बार हमें चमड़े का जूता पहनने को मिला। इतने साल की उम्र में एक कपड़ा हम लोग पहनते थे। या आपने सुना होगा कि लाल बहादुर शास्त्री तैर के रामनगर से बनारस पढ़ने के लिए आते थे। तो उनको उसी दुनिया में मजा आ रहा है, उसी में जी रहे हैं, बड़ा मजा आता है। अब आज के दौर में कोई व्यक्ति अगर रामनगर से तैर के बनारस पढ़ने आए, तो उसको आप बुद्धिमान कहेंगे कि मूर्ख कहेंगे? तो मूर्ख ही कहा जाएगा। भाई उस समय न पुल थे, न गाड़ियां थी, न लोगों के पास खुद के साधन थे, तो तैर के आना ही था। आज सब कुछ है तो क्यों कोई तैरेगा? भाई पागल हुआ है तैर के आएगा ठंडे में? हाँ, पुल बना हुआ है, पक्का चले आएगा। अब पहले 14 किलोमीटर बाद एक स्कूल मिलता था, आज 1 किलोमीटर में 14 स्कूल मिल जाते हैं।
हर किलोमीटर पे 4 अस्पताल आपको मिल जाएंगे। तो फिर पुराना ज़माना कैसे अच्छा हो गया? ना स्कूल थे, ना हॉस्पिटल थे, ना लोगों को पहनने को। बच्चा आज पैदा होता है ना, पैदा होते ही इतने उसको गिफ्ट मिल जाते हैं, चार मतलब साल 2 साल तो उसको कपड़ा खरीदने की ज़रूरत नहीं, जूता-चप्पल छोड़ दीजिए आप, इतना हो जाता है। और पहले लोग इंतज़ार करते थे कि कब बड़े होंगे तो कब जूता मिलेगा। आप सुनेंगे कहानियाँ तो बताएँगे इतने साल की उम्र में हमें ये मिला था। तो ये क्या दिखाता है? उनको लगता है कि पुराना ज़माना बड़ा अच्छा था, ये तो घनघोर कलयुग आ गया है। आगे तो प्रलय हो जाएगा, सब खत्म है, कुछ है नहीं, संसार गया अब खत्म। कायदे से उनकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि भाई पुराना ज़माना ठीक था, अगला ज़माना अच्छा है, आने वाला समय और अच्छा होगा। ये प्रोग्रेसिव होता है। उन्हें कि उसी ज़माने में खाली कह दीजिए ना कि था क्या, किस बात पर आप कूद रहे हो। पहले सिपाही बॉर्डर पर मर जाता था, घर वालों को पता नहीं चलता था। वो महीने भर बाद वो बक्से में बेल्ट भर के आती थी और वर्दी आ जाती थी, पता चला कि लड़का हमारा शहीद हो गया। अब डेली फोन पर वो बात कर लेता है, वीडियो कॉलिंग कर लेता है कि हाँ सब घर पे कैसा चल रहा है। तो जमाना कैसे अच्छा हो गया? नहीं, फिर भी उसी में उनको मजा आता है। तो ऐसे लोग भूत हो जाते हैं। जैसे सुना होगा ना कि जो चुड़ैले होते हैं उनका पैर उल्टा रहता है, उल्टे ही चलते हैं सब। तो उन लोगों को उसी में मजा आ रहा है, खुश है सब। जहाँ कुछ नहीं था उसी में उनको बहुत मजा आता है। लेकिन इस काल में ऐसा नहीं था। ये लोग अपने समय से बहुत आगे के चलते थे। इस समय जो चीजें लिखी गई, इस समय जो पुराण लिखे गए, ये सब फ्यूचर टेंस में लिखे गए, भविष्य काल में कैसा राजा होगा, वो ऐसा करेगा। पुराना पढ़ेंगे तो उसमें होगा लिखा रहता है, ऐसा राजा होगा, वो ऐसा करेगा। कि रामायण में भले ही रामचंद्र जी जो है कि लंका से अयोध्या बैलगाड़ी पर लद के आए होंगे, लेकिन दिमाग में एक कॉन्सेप्ट था उड़न खटोले का कि उड़ के अपने परिवार के साथ वापस आए थे। तो उस समय प्रैक्टिकली शायद भले ही पॉसिबल ना हो, लेकिन आज ये चीज़ें हो सकती हैं कि आप हवाई जहाज से अपने परिवार से उड़ के पहुँच सकते हैं। ठीक है कि आपने सुना होगा कि वो तीर से संघात किया और फिर पता चला कि उसने आके सॉरी बोल दिया, तो बोले यार तीर तो यार छोड़ दिया यार, अब बताओ क्या करें। बोले नहीं, किसी और को हिट कर देगा, कोई बात नहीं। तो तीर ने अपनी दिशा बदल दी। तो उस समय प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं था, लेकिन आज ये चीज़ें हो पाती हैं। गाइडेड मिसाइलें बनती हैं कि मिसाइल छोड़ने के बाद उसकी दिशा को क्या करते हैं, बदल देते हैं। तो ये चीज़ें दिखाती है कि वो अपने समय से कितना आगे की सोच रहे थे। बकायदा तीर तलवार और लाठी डंडे से मारा मारी कर रहे थे, लेकिन दिमाग में जो है कि गाइडेड मिसाइलों का कॉन्सेप्ट चल रहा था। अब कालिदास की मेघदूतम पढ़ेंगे तो बताते हैं कैसे बादलों को दूत बना के उत्तर में विरहिणी अपना संदेश भेजती, और संदेश दक्षिण तक जाता है, फिर वहां से संदेशा लेके बादल वापस आते हैं वायु को दूत बनाते हुए बादलों के माध्यम से। तो बैठ के वो उत्तर से दक्षिण तक वो लोग टेलीफोन पर बात कर रहे थे, और लास्ट में आके बादल वहां पर चित्रित करते हैं कि दक्षिण में क्या सीन चल रहा है, बिल्कुल वीडियो कॉलिंग टाइप से। तो इसीलिए कहा जाता है। अब ये लोग सोचिए हड़प्पा की बातें लिखते, वैदिक काल की बातें लिखते, तब तो फिर हो चुका, हमारा समाज आगे बढ़ चुका। समझ गए? तो इसीलिए कहा जाता है कि सबसे बड़ी जो विशेषता थी कि इस समय के लोगों की सोच बहुत क्या थी, प्रोग्रेसिव थी, अपने समय से बहुत आगे चला करते थे, ये आगे की तरफ बढ़ रहे थे। समझ गए? वो नहीं कि वो पिछले जमाने 40 साल पहले घुस जाएंगे, वही मजा, बड़ा मजा आता था। ठीक है? तो इसीलिए इस गुप्त काल को हमारे भारतीय इतिहास का क्या माना गया, स्वर्ण काल माना गया, गोल्डन पीरियड। ठीक। जब गुप्तों का पतन हुआ तो गुप्तों के बाद हमारा इतिहास फिर से टूटा, फिर से कई सारे छोटे छोटे टुकड़े बने। तो उत्तर भारत में एक थानेश्वर में एक वंश का उद्भव हुआ जिसको बोलते हैं पुष्यभूति वंश। कौन सा वंश बोलते हैं? पुष्यभूति वंश। तो अब हम लोग देखेंगे किसको? पुष्यभूति वंश। तो पुष्यभूति वंश, पुष्यभूति डायनेस्टी जो थी, ये गुप्तों के बाद शुरू होती है। गुप्तों का कार्यकाल कब समाप्त होता है? 550 में। तो जब 550 में गुप्त खत्म हो जाते हैं तो फिर से एक राजनीतिक रूप से संघर्षों का एक दौर शुरू होता है। उधर थानेश्वर में एक वंश उभरता है, कौन सा? पुष्यभूतियों का। और इस पुष्यभूति वंश की राजधानी लिख लीजिए, क्या थी? कैपिटल थानेश्वर। तो थानेश्वर जो थी ये हरियाणा में पड़ता है। थानेश्वर ये कहाँ पर पड़ता है? हरियाणा में। अब ये जो पुष्यभूति वंश थी, इसकी एक कहानी है, आपको बता देते हैं। एक ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, बस इसके बाद समझ लिए कहाँ हुआ क्या था। कि इस समय के एक बड़े प्रतापी सम्राट हुआ करते थे इस वंश के, जिनका नाम था प्रभाकर वर्धन। क्या नाम था? प्रभाकर वर्धन।
ये जो प्रभाकर वर्धन थे बड़े प्रतापी सम्राट थे, इनको हुर हरिण केसरी कहा जाता था। केसरी मतलब शेर, हरिण मतलब सिंह। हुण जो इनके सामने हिरणों के समान थे और शेरों की तरीके से उनका शिकार करते थे। बहुत लंबा लंबा ये सब टाइटल लेते थे। हूण हरिण केसरी, कि हिरण समान हूणों के लिए ये सिंह के समान थे, ऐसी ऐसी टाइटल होती थी। खैर, अब ये जो प्रभाकर वर्धन थे, इनके 3 बच्चे थे। कितनी संतानें थी इनकी? 3। छोटा बेटा जो था, उस छोटे बेटे का नाम था हर्षवर्धन। जो बड़ा बेटा था, बड़े बेटे का नाम था राज्यवर्धन। ठीक। और इनकी एक बेटी थी जिनका नाम था राजश्री। बेटी का नाम क्या था? राजश्री। अब हुआ क्या कि प्रभाकर वर्धन के बाद अगले राजा बने कौन? राज्यवर्धन। राज्यवर्धन बड़े थे, प्रतापी राजा थे। हर्ष छोटे थे और हर्ष का शासन प्रशासन में कोई खास रुचि नहीं थी। हर्ष साहित्यिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों वाले थे, दार्शनिक टाइप से थे। बाद में क्या हुआ कि राजश्री की जो शादी थी, एक मौखारी वंश के शासक थे गृहवर्मा। कौन थे? गृहवर्मा। किस वंश के थे? मौखारी वंश के। ठीक। और इन मौखारियों की जो राजधानी हुआ करती थी, वो हुआ करती थी कन्नौज। मौखारियों की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। तो कन्नौज के गृहवर्मा थे, राजश्री की शादी कर दी गई, यानी राजश्री की शादी हो गई और राज्यवर्धन क्या बने? राजा बने। बाद में क्या हुआ कि जो गृहवर्मा थे, इनका संघर्ष हुआ। एक बंगाल का गौड़ वंश था, उसके राजा था शशांक। शशांक जो था, ये किस वंश का था? गौड़ वंश का था। और ये कहाँ का राजा था? बंगाल का। ठीक। ये जो शशांक था, बड़ा बदमाश टाइप से था। शशांक और गृहवर्मा का संघर्ष होता है, जिसमें शशांक ने गृहवर्मा को पराजित कर दिया और गृहवर्मा की हत्या कर दी। और गृहवर्मा की हत्या करके राजश्री को शशांक ने कैद कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। यानी बहनोई की हत्या हो गई और बहन को कैद कर लिया किसने? शशांक ने। तो फिर अपने बहन की मदद के लिए जाते हैं राज्यवर्धन। राज्यवर्धन ने शशांक को पराजित किया। पराजित तो कर दिया, लेकिन जब पराजित करने के बाद जब राजाओं के बीच संधि समझौते के लिए दोनों को आमने सामने बुलाया गया, तो समझौते के लिए शशांक को जब बुलाया गया तो शशांक ने धोखे से राज्यवर्धन की भी हत्या कर दी। हार गया था, इसके बावजूद धोखे से किसको पराजित कर किसकी हत्या कर दी? राज्यवर्धन की। यानी बहनोई के मार दिया गया, बहन कैद में थी और बड़े भाई की हत्या हो गई। उस परिस्थिति में हर्ष मात्र 16 या 17 साल का था, कम उम्र का था। ये शासन प्रशासन में इसकी रुचि नहीं थी। ये दार्शनिक टाइप से था, फिलोसफर और धर्म वगैरह में ज़्यादा इसकी रुचि थी। ये शासक बनना नहीं चाहता था, लेकिन ऐसी परिस्थितियां बनी कि मजबूरी में इसको हथियार उठाना पड़ा और राजा बनता है। और राजा बन के अपनी सेना तैयार करता है और सेना तैयार करके किसके खिलाफ अभियान करता है? शशांक के खिलाफ। रास्ते में असम असम को पहले कामरूप कहा जाता था। तो कामरूप के जो शासक थे, असम के जो शासक थे, उनके राजा थे भास्कर वर्मा। तो भास्कर वर्मा का एक दूत हंसबेग रास्ते में मिलता है हर्ष से। और क्योंकि असम बंगाल के से सटा हुआ है, तो उसने भी शशांक की शिकायत की कि शशांक बड़ा बदमाश टाइप से है, हम लोग आपका साथ देंगे और हम लोग मिलकर किसको पराजित किया जाएगा? शशांक को हराया जाएगा। तो भास्कर वर्मा का भी साथ मिला और हर्ष आगे बढ़ा। लेकिन जब आगे बढ़ा तो रास्ते में एक बौद्ध साधु मिलता है, दिवाकर मित्र। दिवाकर मित्र ने हर्षवर्धन को बताया कि तुम्हारी बहन राजश्री शशांक की कैद से भाग के विंध्य वनों की तरफ गई है और अपने पति की चिता के साथ जल के वो सती होने जा रही है। तो फिर अपनी बहन को बचाने के लिए हर्ष विंध्य वनों की तरफ घूमता है और जाता है। और जैसे उसकी जो बहन थी, वो अपने पति की चिता में कूदने वाली होती है, लास्ट में आके उसको बचा लेता है, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में। फिल्मों में होता है ना कि हीरोइन जैसे नदी में या पुल से कूदने वाली होती है, सब इंतजार करते रहते हैं, जब लास्ट मोमेंट आता है तब जाके सब बचाते हैं। तो वही इसने भी अपने बहन को बचाया और फिर जाके इसने बहन को अपने साथ ले लिया, बचा लिया अपने बहन को। और फिर शशांक से युद्ध करता है। शशांक को इसने क्या किया? पराजित कर दिया। और शशांक को पराजित करके भगा दिया, शशांक भाग गया। फिर हर्ष ने पूरा असम, ये कन्नौज, ये पूरा थानेश्वर, बंगाल से लेकर आसाम तक पूरा एक बड़ा साम्राज्य उत्तर भारत में स्थापित किया और अपनी राजधानी कहाँ शिफ्ट कर दी? कन्नौज। ठीक। तो अपने साम्राज्य की राजधानी उसने कहाँ बना ली? कन्नौज। ठीक है। तो अगले राजा का नाम आप लिख सकते हैं हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन का शासनकाल कब से कब तक था? 606 से 647 तक, 606 to 647।
तो 606 से 647 तक कौन था? हर्षवर्धन। अब इस हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ पर कर दी? कन्नौज। हर्ष की कैपिटल कहाँ पर थी? कन्नौज। अब देखिए, ये जो आपको कहानी सुनाई इसमें आधी ज्यादा बातें झूठ होंगी, ठीक है। ये एक नाटक था हर्षचरित जिसको बाणभट्ट ने लिखा, और उस बाणभट्ट की पूरी कहानी को आधार बताते हुए ये आपको कहानी सुनाई। तो ये जो इतिहास हम लोग देखते हैं, तो इतिहास में आपको बहुत सारी हकीकत पता चलती है, हालांकि छुपाने की कोशिश की जाती है। जैसे अब आज से अगर 100 साल बाद अब का इतिहास लिखा जाएगा, तो अब का भारत का इतिहास लिखा जाएगा, तो ये लिखा जाएगा कि अंग्रेजों के जाने के बाद भारत की जनता बिल्कुल असंतुष्ट थी अपनी सरकार से और परेशान थी, दुखी थी, विदेशी कर्ज के बोझ में दबी हुई थी, लोग मर रहे थे, कोई बचाने वाला नहीं था। इतना समाज हमारा धिक्कार उठा, चित्कार चारों तरफ से उठा कि लोग परेशान हो गए, और फिर यहाँ से भागे और सीधे गए कहाँ पर? केदारनाथ की गुफाओं में। वहाँ पर देखे कि मोदी जी तपस्या कर रहे थे, और वहाँ पर जाके लोगों ने चिल्लाना शुरू किया कि सरकार देश को आप बचाइए, देश को आप निकालिए। उन्होंने कहा हम तो तपस्वी आदमी हैं, हम क्या कर सकते हैं? बोले नहीं, इस देश को आप ही उभार सकते हैं, आप अगर नहीं आए तो अब देश समाप्त होने वाला है, इतना प्राचीन देश आप ही के भरोसे टिका हुआ है। तो फिर वो आना तो नहीं चाहते थे, लेकिन जनता ने इतना रिक्वेस्ट किया, पकड़ के लोग लेके आए, और दिल्ली में उनको क्या बना दिया? प्रधानमंत्री बना दिया। बनना थोड़ी चाहते थे। या जैसे उत्तर प्रदेश में कि इतना आतंक का राज था, खून खराबा था, गुंडा राज अपने चरम पर था कि लोगों की लाशें सड़क पर फैली हुई थी, तो उत्तर प्रदेश की जनता भागती हुई गोरखपुर के मठ में, वहाँ पर मठ में तपस्या कर रहे थे योगी आदित्यनाथ, और फिर जनता ने दरवाज़ा पीटना शुरू किया कि भाई आपको बनना पड़ेगा और हमें बचाना पड़ेगा। उन्होंने कहा हम तो साधु संत आदमी, हम क्या कर सकते हैं? लेकिन ना, आप ही तो कुछ कर सकते हैं, अगर आप नहीं तोड़े तो पूरा हम लोग मठ तोड़ देंगे, और अब यूपी को कोई बचा नहीं सकता, आप ही तारणहार हैं हमारे। तो बनना तो नहीं चाहते थे साधु संत आदमी बेचारे, लेकिन इतना दबाव पड़ा कि मजबूरी में आके उनको मुख्यमंत्री बनना पड़ा कि चलो अच्छा इतना कह रहे हो तो बन ही जाते। इतिहास ऐसे ही लिखा जाएगा। तो हर्ष राजा बनना नहीं चाहता था, मजबूरी ऐसी पड़ी कि बेचारे को क्या बनना पड़ा? राजा बनना पड़ा। कंडीशन इतनी भयंकर बना दी गई कि अब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा बेचारे इसके राजा बनने के, सब कुछ खत्म हो गया। आप सोचिए, आप अपने मान लीजिए कि आपका रिश्तेदार है, आपकी बहन है, आपकी बहन के घर में कोई दुश्मन आया, किसी ने बहन को परेशान किया, आप उसके घर में जाते हैं, उसके ससुराल में, और उसकी मदद करते हैं, दुश्मनों को मार पीट के भगा देते हैं, फिर बोलते हैं कि बहन अब तुम्हारा घर हमारा हो गया, कब्जा कर लिया। अब सोचिए, मौखारियों की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। अब हर्ष ने क्या किया? कन्नौज को अपना बना लिया कि लिया हम अपना बना लेते हैं, अब ये हमारा हो गया। असली कहानी ये। अब सीधे सीधे तो कहेंगे नहीं क्या कब्जा कर लिए थे, तो पूरी कहानी ऐसी बता दे कि उधर ध्यान नहीं जाए ये मामला क्या था। कन्नौज को उस जमाने में महोदय नगर कहा जाता था, लिख लीजिए, कन्नौज को क्या कहा जाता था? महोदय नगर। कन्नौज उस समय का हमारे देश का सबसे समृद्ध राज्य, सबसे समृद्ध नगर माना जाता था, और बाद में कन्नौज ही समझ लीजिए सत्ता का केंद्र बना हुआ था। तो कन्नौज को क्या नाम जाना जाता था? महोदय नगर, सबसे समृद्ध था। तो सारी कहानी का केंद्र बिंदु क्या था? तो कहानी ऐसी बना दी गई कि आपको लगेगा कि ओह, ये तो बेचारा कुछ करना ही नहीं चाहता था, मजबूरी में बनना पड़ा। भाई क्या मौखारी वंश में और कोई नहीं था? उसको नहीं दे सकते थे, तो हम ही ले संभालेंगे, हम मदद करने गए पूरा कब्जा कर लेंगे, ठीक है। तो वही होता है कि उसमें इतिहास आपको देखना पड़ता है। इतिहास इसीलिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप क्या देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, न्यूट्रल होकर आपको देखना पड़ेगा इतिहास को, ठीक है। चलिए खैर, तो हर्ष की राजधानी क्या? ये सब बताया ना, इसमें आधी ज्यादा, इसलिए ज्यादा इसको लिखने की जरूरत नहीं, इसमें ज्यादा ज्यादा बातें क्या होंगी? झूठ होंगी, वो सब कहानी बना के सब लिख देते हैं। अब हर्ष की राजधानी क्या थी? कन्नौज। अब हर्ष के बारे में फैक्ट लिख लीजिए। इसका जो राजकवि था, इसका राजकवि था बाणभट्ट। इसका राजकवि कौन था? बाणभट्ट। बाणभट्ट भी कालिदास की तरीके से संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, और बाणभट्ट ने जो अपने रचनाएं की, इनकी दो रचनाएं बड़ी फेमस हैं। एक है कादम्बरी, कादम्बरी। तो कादम्बरी किसकी रचना है? बाणभट्ट की। दूसरी रचना है हर्षचरित। दूसरी रचना कौन सी है? हर्षचरित। तो हर्षचरित किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने। हर्षचरित।
अब ये जो थोड़ी देर पहले आपको पूरी कहानी सुनाई कि वो बहन की हत्या कैद कर लिया और उसको जाके बचा लिया और ये मिला वो मिला, वो सब किसकी कहानी है? हर्षचरित को आपने शॉर्टकट में आपको सुना दिया, वो हर्षचरित की कहानी है। ठीक। इसी हर्ष के समय, ये सब संस्कृत में लिखी गई। एक चीनी यात्री था ह्वेनसांग, देख लीजिए, चाइनीज ट्रेवलर चीनी यात्री ह्वेनसांग। ह्वेनसांग ह्वेनसांग ने भारत की यात्रा की। चाइनीज ट्रेवल ह्वेनसांग ट्रेवल इंडिया। एक और चीनी यात्री आपको कल लिखवाया था, फाहियान। तो और एक चीनी यात्री कौन है? ह्वेनसांग। तो ध्यान रखिएगा, ह से हर्ष है और ह से ह्वेन है, दोनों ह एक साथ रखिएगा, समझ गए? तो आपके दिमाग में बना रहेगा, एच से हर्ष और एच से ह्वेन, समझ गए? वो कई बार लोग ह्वेनसांग फाहियान में कंफ्यूजन कर देते हैं, ध्यान है कि दोनों ह एक साथ है। ठीक। तो ह्वेनसांग ने भारत की यात्रा की, ये नालंदा विश्वविद्यालय भी गया था और नालंदा विश्वविद्यालय का पूरा डिटेल लिखता है कि वहाँ पर क्या था, कैसे था, क्यों था, पूरी चर्चा करता है। ठीक। अब इस हर्ष से जुड़े हुए जितने भी साक्ष्य मिलते हैं कि हर्ष एक बहुत बड़ा विजेता था, कभी वो पराजित नहीं हुआ, उत्तर भारत में उसने बड़ा साम्राज्य स्थापित किया और कभी वो पराजित नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं, हर्ष पराजित भी हुआ था, लेकिन अपनी पराजय तो कोई लिखेगा नहीं। जिस राजा ने उसको पराजित किया था उसने अपने अभिलेख में हर्ष के पराजय की सूचना दी। तो हर्ष की जो पराजय हुई थी केवल एक ही जगह हुई थी, अब जहां हुई है बस उसके बारे में लिख दीजिए, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। लिखिए, एहोल अभिलेख, एहोल इंस्क्रिप्शन, एहोल अभिलेख। पहले एहोल अभिलेख के बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए। इसका लेखक कौन था? इसका राइटर था रवि कीर्ति। एहोल अभिलेख का लेखक कौन था? रवि कीर्ति। अब रवि कीर्ति कौन था? तो ये जो रवि कीर्ति था, ये उस समय चालुक्य वंश के राजा थे, पुलकेशिन द्वितीय का राजकवि था, पुलकेशिन सेकंड। पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का था? चालुक्य वंश का था। तो चालुक्य वंश के पुलकेशिन द्वितीय का राजकवि कौन था? रवि कीर्ति। ठीक। तो रवि कीर्ति ने किसकी रचना की? एहोल अभिलेख की। रवि कीर्ति किसका राजकवि था? पुलकेशिन द्वितीय का। पुलकेशिन द्वितीय कौन से वंश का था? चालुक्य वंश का था, समझ गए? अब लिखिए, इस अभिलेख के अनुसार, कौन से अभिलेख के अनुसार? एहोल अभिलेख के अनुसार, अकॉर्डिंग टू एहोल इंस्क्रिप्शन, एहोल अभिलेख के अनुसार हर्ष को पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित कर दिया। हर्ष वाज डिफीटेड बाय पुलकेशिन सेकंड। तो एहोल अभिलेख के अनुसार हर्ष को किसने हरा दिया? पुलकेशिन द्वितीय ने हरा दिया। उसमें लिखा हुआ है कि उत्तरापत स्वामी, हर्ष को ये लोग उत्तरापत स्वामी कहते थे। उत्तरापत यानी उत्तर का वो स्वामी था, दक्षिण में इसका कुछ नहीं था। तो उत्तरापत स्वामी ने नर्मदा नदी को पार करके दक्षिण में विस्तार करने की कोशिश की, लेकिन दक्षिण में इन्होंने, सम्राट पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष के विजय रथ को रोका और उसको पराजित करके वापस जाने के लिए विवश कर दिया। ठीक है, तो क्या लिखे, हर्ष को किसने पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने हरा दिया था। तो ध्यान रखेंगे, हर्ष की पराजय की सूचना केवल एक अभिलेख से मिलती है, कौन से? एहोल से, समझ गए? अब जब हर्ष का पतन हुआ, हर्ष का कोई बेटा नहीं था, इसके बाद से इसका साम्राज्य पूरा छिन्न भिन्न हो गया। तो हर्ष के बाद उत्तर भारत में बिल्कुल संघर्ष की स्थिति आ जाती है। और संघर्ष की स्थिति में क्या होता है कि जैसे उस समय भारत एक बड़ा राज्य देश था, ठीक, और सत्ता का केंद्र उस समय कौन था? कन्नौज। ठीक। तो इस कन्नौज के लिए सारी शक्तियां भिड़ी कि जो कन्नौज पर शासन करेगा वही सबसे शक्तिशाली होगा। तो उस समय इधर पूर्वी भारत में एक वंश उभरा, पाल वंश। कौन सा उभरा? पाल वंश। मध्य और दक्षिण भारत का जो हिस्सा था, इधर उभरे राष्ट्रकूट। कौन सा वंश उभरा? राष्ट्रकूट वंश। ठीक। और इधर पश्चिम भारत में उभरे प्रतिहार। ठीक। तो इन्हीं पालों, प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों के बीच किसको लेके संघर्ष हुआ? कन्नौज को लेके संघर्ष हो गया। तो इसी संघर्ष को कहा जाता है त्रिपक्षीय संघर्ष। ठीक है, ट्राइपार्टी स्ट्रगल। तो त्रिपक्षीय संघर्ष किसके किसके बीच हुआ? पाल किधर थे? पूरब में थे, दक्षिण में थे राष्ट्रकूट और पश्चिम में थे
प्रतिहार। हालांकि संघर्ष हुआ तो इस संघर्ष में ज्यादातर समय भारी थे प्रतिहार, क्योंकि प्रतिहारों के ही नजदीक ज्यादा था। ठीक, तो त्रिपक्षीय संघर्ष किसके किसके बीच हुआ? पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट। अब इस संघर्ष की एक और बड़ी विशेषता है कि जनरली हम लोग जितना भी पूरे भारत का हम इतिहास देखते हैं, तो उस पूरे भारत के इतिहास में हमेशा से एक ट्रेंड रहा है, एक टेंडेंसी रही है कि जो उत्तर भारत के राजा थे उन्होंने विस्तार किया दक्षिण की तरफ। नॉर्थ वाले सारे दक्षिण जाते थे, जैसे चंद्रगुप्त, अशोक, समुद्रगुप्त, सब। इवन हर्ष ने भी दक्षिण की ओर विस्तार करने की कोशिश की, और ये हमेशा से रहा, अलाउद्दीन खिलजी तक पूरा। दक्षिण की शक्तियां उत्तर की तरफ नहीं आती थी, साउथ वाले नॉर्थ की तरफ नहीं बढ़े, नॉर्थ वाले किधर बढ़ रहे थे, यानी उत्तर वालों ने दक्षिण की तरफ विस्तार करने की कोशिश की, दक्षिण की राजनीति में हस्तक्षेप किया, दक्षिण वाले उत्तर नहीं आते थे। दक्षिण की इकलौती ताकत जिसने उत्तर की राजनीति में हस्तक्षेप किया वो कौन थे? राष्ट्रकूट। एक ही बार हुआ है। कौन थे? राष्ट्रकूट। अदरवाइज जब भी हुआ है इधर से इधर गए, यही इकलौते थे साउथ वाले जिन्होंने नॉर्थ की राजनीति में इंटरेस्ट लिया। ठीक, और कारण क्या था? कन्नौज की समृद्धि। ठीक, संघर्ष हुआ बड़ा लंबा, और इस संघर्ष की वजह से ये टूटे, फायदा किसी को नहीं हुआ। राष्ट्रकूट टूट गए, उधर पाल टूटे। जब पाल टूटे तो पालों के टूटने के बाद इधर आ गया सेन वंश। ठीक, राष्ट्रकूट टूटे तो राष्ट्रकूटों के बाद फिर इधर आ गए चालुक्य वंश, आ गया टूट के। कौन आ गया? चालुक्य आ गया। फिर चालुक्य भी टूटे, और प्रतिहार टूटे तो और कई सारे छोटे छोटे राजवंश आ गए, जैसे चौहान आए तो चंदेल आए, तो कलचुरी आए, तो परमार आए, ढेर सारे। और फिर ये सब जो छोटे छोटे आए तो फिर आपस में लड़ना शुरू किया। तो जैसे जैसे समय बढ़ रहा था राज्य छोटे होते चले जा रहे थे और संघर्ष बढ़ते चले जा रहे थे। तो पूरा हमारा जो 600 से 1200 का इतिहास रहा, 600 टू 1200, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? राजपूत युग के नाम से। ये पूरा राजपूत युग यही था। पहले 3, फिर और टुकड़े टूटे, और पूरा समझ लीजिए कि पूरा 600 साल संघर्ष का काल हम लोग देखते, पूरा भयंकर स्ट्रगल। ठीक है, अब ये जो संघर्ष रहा, तो इस संघर्ष ने हमारे इतिहास पर बहुत व्यापक असर डाला। हुआ क्या कि छोटे छोटे राजा थे, कहीं पाल थे, कहीं प्रतिहार थे, बाद में और छोटे छोटे टुकड़े राष्ट्रकूट थे, तो फिर चंदेल थे, तो चौहान थे, तो कलचुरी थे, तो परमार थे, तो सेन थे, तो ढेर सारे छोटे छोटे थे। और ये जो 50वें राजा उभर गए थे, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते राज्य छोटे होते चले जा रहे, संघर्ष बढ़ता चला जा रहा था। अब ये जो छोटे छोटे राजपूत राजवंश थे, इनका जो संघर्ष हुआ, तो इनके संघर्षों ने हमारे भारत के इतिहास पर बहुत व्यापक असर डाला। तो संघर्ष भी मजे से होता था कि जैसे एक राजा है जिसके 3 पड़ोसी हैं, तो ऐसा नहीं कि वो किसी 2 से लड़ेगा, एक को छोड़ देगा, सबसे बराबर लड़ते थे। लड़ाई में कोई भेदभाव नहीं करते थे। वही सुखी जिसका पड़ोसी दुखी, मन लगा के लड़ते थे और सबसे लड़ते थे। ऐसा नहीं कि 4 पड़ोसी हैं तो 3 से लड़े, एक को छोड़ दिया, सबसे लड़ते थे, कोई उसमें रोक टोक नहीं थी। ठीक, तो खूब लड़ते थे और सब आपस में लड़ते थे। तो इनके आपसी संघर्षों ने हमारे भारत के इतिहास पर बहुत व्यापक असर डाला। कुछ बुरे असर रहे, ज्यादातर बुरे असर रहे, कुछ अच्छे असर पे हुए, सारी तरीके के प्रभाव हुए। अब क्या प्रभाव हुए ये हम लोग देखते हैं कि जैसे इनका जब संघर्ष हुआ, तो इनके संघर्षों में सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा व्यापारियों पर, ट्रेडर्स पर। व्यापारी तभी व्यापार कर पाएगा जब शांति व्यवस्था बनी हो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन। जब युद्ध लड़ाई झगड़े का माहौल होगा तो व्यापारी व्यापार नहीं कर पाएगा, नहीं कर सकता। तो लड़ाई झगड़े के लगातार संघर्ष की वजह से माहौल खराब हुआ, तो इसकी वजह व्यापारियों का जो काफिला था वो रुकने लगा, टूटने लगा। और सबसे बड़ी बात, अब छोटे छोटे राजा हो चुके थे। पहले से बताया कि एक ही बड़ा साम्राज्य था, तो व्यापारी अंदर से अंदर कहीं भी जाके व्यापार करके आ सकता है। अब यहाँ पर छोटे छोटे राजा, मान लीजिए बनारस का कोई व्यापारी है, उसको गुजरात में ले आके अपना सामान बेचना है। अब बनारस से उसको गुजरात जाना है, उड़ के तो जाएगा नहीं, जमीन के रास्ते ही जाएगा। पहले क्या था, एक ही बड़ा साम्राज्य था, दिक्कत नहीं होती थी। अब क्या है कि यहाँ से निकल के इसमें घुसेंगे तो घुस नहीं देंगे, तुम तो दुश्मन देश के व्यापारी। अब मान लीजिए कि इसने अपने राजा का सिक्का पकड़ा है कि लो भाई टोल टैक्स तुमको देते हैं, तो पता चला इसके राजा के सिक्के पर इसके राजा की फोटो बनी हुई है, और इसके राजा की लड़की को लेके भाग गया था। इसमें बड़ा चक्कर चलता था, तो और दुश्मन है कि बेटा मार के काट भगा देंगे तुमको सीधे। किसी तरीके से रोग आके एंट्री किए, मान लीजिए किसी तरीके से, चलो अच्छा कुछ ज़्यादा पैसा देते हैं हमको, एंट्री करने दो। ठीक, तो एंट्री किए, एंट्री करने के बाद फिर तीसरे में घुसेंगे, फिर उसके बाद उससे निकलने के लिए
फिर टोल टैक्स देना पड़ेगा, तब जाके चौथे में एंट्री करेंगे, फिर चौथे में एंट्री करने के लिए फिर टोल टैक्स देना पड़ेगा। तो एक ही चीज़ के लिए उनको बार बार क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो जब एक ही काम के लिए वो 8 बार टैक्स देंगे तो फिर बिजनेस किस बात का करेंगे। वही होगा कि 10 रुपये की चीज़ लेके चलेंगे, 150 रुपये में बेचेंगे। तो व्यापार हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। कहाँ से हो पाएगा, क्योंकि अब छोटे छोटे टोल नाके समझ लिए बन चुके थे, छोटे छोटे बैरियर बन चुके थे। पहले क्या था, एक बार में यहाँ से वहाँ तक पहुँच गए, अब छोटे छोटे बन चुके थे। तो जब छोटे छोटे बन चुके थे तो एक जगह से दूसरी जगह पहुँचना इनके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं रहा, बिल्कुल असंभव टाइप से हो गया कि कैसे पहुँचेंगे। तो व्यापार व्यवसाय बिल्कुल यहाँ पर क्या होने लगा था, रुकने लगा था। क्योंकि होता क्या, अब इससे क्या हुई कि कमी होने लगी चीज़ों की। जैसे एक ही जगह पर सारी चीज़ें नहीं होती, कहीं गेहूँ अच्छा होता है, कहीं चावल अच्छा होता है, कहीं कपड़ा अच्छा होता है, कहीं अनाज अच्छा होता है। व्यापारी होते हैं जो सारी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। एक जगह दूसरी जगह कौन पहुंचाता है, व्यापारी ही तो पहुंचाते हैं। अब एक जगह सारी चीज़ें नहीं होती, लेकिन एक जगह को सारी चीज़ों की जरूरत जरूर होती है। चाहिए सब कुछ, होता तो सब कुछ नहीं, तो चाहिए भी था सब कुछ, व्यापारियों की जरूरत भी थी। तो इन राजाओं ने क्या किया, क्योंकि छोटे छोटे क्षेत्रों में ही थे तो उत्तरदायित्व तो सीमित था, और इन्हें एक दूसरे से आगे निकलना था, कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ थी, और छोटे छोटे क्षेत्रों में थे। तब इन्होंने क्या किया कि हमें ऐसा कुछ व्यवस्था बनानी चाहिए ताकि हमें किसी और के ऊपर निर्भर न होना पड़े, आत्मनिर्भर बने, और दूसरे के आगे भी निकलना है। तो ऐसा करते हैं कि जो चीज़ हमारे यहाँ नहीं हो रही थी उसको भी होने का पैदा कराने की कोशिश की जाए। जैसे किसी के यहाँ अच्छा गेहूँ होता है, किसी के यहाँ दाल अच्छा होता है, किसी के यहाँ चना अच्छा होता है, किसी के यहाँ गुड़ अच्छा होता है। तो इन्होंने अपने आदमी भेजने शुरू किया, जाके पता करो वो लोग कौन कौन सी तकनीकी का इस्तेमाल करते हैं, कौन सा बीज, कौन सा खाद, कौन से टाइम पर खेती बाड़ी होती है, ताकि उसको हम लोग भी इस्तेमाल किया जाए, हमारा उत्पादन बढ़ेगा। तो एक तो हम समृद्ध होंगे, और दूसरा दूसरे के ऊपर निर्भरता हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस चक्कर में इन्होंने अपने लोगों को भेजना शुरू किया, और एग्रो टेक्नोलॉजी पर बहुत काम करवाया, कृषि तकनीकी पर बहुत ज़्यादा काम हुआ। जब कृषि तकनीकी पर काम हुआ, कृषि का उत्पादन भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो जब प्रोडक्शन बढ़ा तो फिर फायदा हुआ, क्योंकि जितना प्रोडक्शन बढ़ेगा तो राजाओं की इनकम भी और क्या होगी, बढ़ेगी। भाई ये लोग रेशियो लेते थे कि 100 किलो अनाज हुआ 25 किलो लेते थे, अब 200 किलो अनाज हुआ तो कितना हो जाएगा, 50 किलो हो जाएगा। तो इनके आपसी संघर्षों ने व्यापारियों को तो नुकसान पहुंचाया, लेकिन फायदा किसे हुआ, किसानों को हुआ। क्योंकि उपज अब बहुत ज़्यादा क्या हो गई, बढ़ गई थी, कृषि तकनीकी बहुत ज़्यादा बढ़ी, तो उपज भी बढ़ी। जब उपज बढ़ी तो राजाओं की इनकम बढ़ी, जब राजाओं की इनकम बढ़ी तो उनके खर्चे बढ़े। जैसे जहाँ एक राजा होता है, मान लीजिए जहाँ पर राजा रह रहा है, तो वो अकेला अमीर आदमी नहीं होगा, राजा के आसपास कम से कम 50-60 अमीर लोगों का एक ग्रुप तैयार होगा। जैसे राजा है तो राजा के अपने रिश्तेदार होंगे, करीबी रिश्तेदार होंगे, तो गरीब लोग तो होंगे नहीं, पैसे वाले लोग होंगे, अमीर लोग होंगे, ठीक ठाक होंगे। राजा का अपना मंत्री होगा, सेनापति होंगे, 85 मंत्री होंगे, मंत्री के अंडर में अफसर होंगे सारे, तो ये लोग गरीब आदमी तो होंगे नहीं। तो जहाँ एक राजा रहता, समझ लीजिए कि 50 से ज़्यादा क्या होंगे, अमीर लोगों का एक वर्ग तैयार होगा। अब सोचिए गुप्त काल है, गुप्त काल में एक ही राजा है, उसके आसपास 50 अमीर लोग हैं। अब देश में 50 छोटे छोटे राजा हैं, हर राजा के अपने रिश्तेदार, हर राजा के अपने मंत्री, हर राजा के अपने सामने। तो इस समय जो अमीरों की संख्या थी, उनकी संख्या क्या हो गई, बहुत ज्यादा बढ़ी, 50 गुना बढ़ी। तो भाई जितने राजा होंगे उतनी संख्या क्या होती चलेगी, बढ़ती चलेगी। तो जो सामंत टाइप के लोग थे, जो अमीर टाइप के लोग थे, इनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी। जब उनकी संख्या बढ़ी तो जो अमीर सामंत टाइप का लोग हुआ तो वो क्या करेगा, वो अच्छे कपड़े पहनेगा, अच्छे गहने पहनेगा, अच्छा जूता चप्पल पहनेगा, अच्छे घरों में रहेगा, अच्छी मूर्तियां बनवाएगा, अच्छे मंदिर बनवाएगा। तो इस समय जो हमारा दस्तकारी वाला वर्ग था, लोहार है तो सोनार है तो बढ़ई है तो कपड़ा बनाने वाले बुनकर है तो आर्किटेक्ट हैं, स्थापत्यकार हैं, मूर्तिकार हैं, इन सबों की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जितने भव्य भव्य भारत में मूर्तियां बनी हैं, सब मंदिर बने हैं बड़े बड़े, सब राजपूत काल के हैं। सब राजपूत काल के जितने बड़े मंदिरों के नाम आपने सुना होंगे, सब राजपूत काल के बने हुए हैं। खूब पैसा आ रहा था, ठीक। तो इस समय जो दस्तकारी वाला वर्ग था, इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ी, लोहार सुनार बढ़े, ये सब बढ़े। जब उनकी इनकम बढ़ी तो उनकी इनकम पर भी टैक्स लगा देंगे, बेटा बहुत कमा लिया, तो लोग भी पैसा दो। तो धीरे धीरे करके इन राजाओं की इनकम क्या होती चली जा रही, बढ़ती चली जा रही, ठीक। तो इसी बढ़ती हुई इनकम ने संघर्षों को और प्रेरित किया। भाई इनकम बढ़ेगी तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो बोला कैसे शुरू हो जाएगा फिर, समझ गए। तो संघर्ष बढ़ते क्यों जा रहे थे, क्योंकि इनकम भी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी।
छोटे क्षेत्रों में थे, उत्तरदायित्व सीमित था, खर्चा कम था, इनकम बढ़ गई। तो सीमित दायित्व बढ़ता गया, इनकम और संघर्ष भी लगातार बढ़ते चले जा रहे थे। तो इनके बढ़ते आपसी संघर्षों और बढ़ती आर्थिक समृद्धि ने प्रेरणा दी बाहरी हमलावरों को। फॉरेन इन्वेडर्स फिर से आएंगे। जैसे आपको बताया कि जब सिकंदर आया, तो सिकंदर जब किनारे पर आया तो उसको बताया गया कि अंदर भारत में एक बहुत बड़ा क्या है, मगध साम्राज्य है, जिसमें नंदा राजा घनानंद के पास 50,000 की पैदल सेना, 3,000 हाथी। तो उतना सुन के तो उनका मोरल ही डाउन हो गया, वापस लौट गए, अंदर नहीं आया। लेकिन यहाँ पर जो बाहरी हमलावर दिखाई दे रहा है, देख रहा है, इसको क्या दिखाई दे रहा है कि भारत में एक नहीं 50 छोटे छोटे राजा हैं, सबके पास खूब ढेर सारा क्या है, पैसा है, और सबसे बड़ी बात, सब एक दूसरे के क्या है, शत्रु। तो जब जी चाहे जिसके यहाँ जाए लूट मार करके चले आओ, मार काट करके चले आओ, कोई बोलने वाला नहीं। उल्टे पड़ोसी खुश हो जाता था कि बढ़िया हुआ, लूट लिया। कई बार होता था कि पड़ोसी ने खुद ही इनवाइट किया कि देखो यार, हमारे बगल वाले के पास बहुत पैसा हो गया, आके लूट लो, रास्ते के चाय पानी खर्चा हम दे देंगे, बस लूट लो एक राउंड। इन्विटेशन देना शुरू कर दिया। तो इनकी आपसी समृद्धि और आपसी संघर्षों ने किसको प्रेरणा दी, बाहरी आक्रमणकारी। और इस बार जो बाहरी आक्रमणकारी आ रहे थे, कौन आ रहे थे, मुसलमान आ रहे थे। अब मुसलमान कहाँ से आ रहे थे, क्यों आ रहे थे? जैसे पहले दिन आपको बताया था, एक कैलेंडर बनाया था इतिहास का हम लोगों ने, और उसमें बताया था कि हिजरी कैलेंडर कब शुरू हुआ था, हिजरी संवत कब शुरू हुआ था। देखिए लिखवाए होंगे, देख लीजिए, लिखवाए हैं। हिजरी संवत कब शुरू हुआ है, हिजरी बोल रहे 622, किस उपलक्ष्य में, क्या मक्का मदीना, जब मोहम्मद साहब मक्का से मदीना गए, ठीक, यानी 622 में इस्लाम की शुरुआत होती है। फिर आपको बताया कि भारत तो पहला मुस्लिम हमला कब हुआ, देखिए लिखा हुआ है, देख लो, पहला मुस्लिम हमला कब हुआ, लिखवाए हैं 712, ठीक। अब देखिए, एक नया धर्म बनता है 622 में, और अपनी स्थापना के मात्र कितने साल बाद, कितने साल लगे, 90 साल बाद, अपनी स्थापना के मात्र 90 साल बाद भारत जैसे बड़े देश पर आके हमला कर देता है। ये आगे हम स्वागत नहीं करोगे हमारा, इतनी तेजी थी, इतना उत्साह था इस नए धर्म में। अब स्पीड देखिए, कॉन्फिडेंस देखिए कि अपनी स्थापना के मात्र कितने साल, 90 साल के अंदर भारत जैसे बड़े देश पर आके खड़े हो चुके थे, दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया था। ये इस्लाम की तेजी थी, ये उत्साह था जिससे सीखना चाहिए, ठीक है। चलिए खैर, इसके बाद क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस पर हम लोग कल की क्लास में चर्चा करते हैं। अब कल की क्लास से नाम थोड़े अब टेढ़े मेढ़े आने शुरू होंगे, वाले टेढ़े से नाम मिलेंगे, क्योंकि अब तक के नाम बड़े सिंपल सिंपल थे, अब वाले टेढ़े नाम मिलेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल, थैंक यू।